अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। बानी पीटीआई इमरान खान की अस्पताल मुंतकली या सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर अमल दरामद को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज उनकी क़यादत ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से मुलाकात की और मुतालबा यह किया है कि उनका केस जल्द से जल्द जो है तौहीन अदालत का है उसको टेकअप किया जाए। दूसरी तरफ हमने ये देखा है कि हुकूमत की जानिब से जो नजरसानी की दरख्वास्त थी उसको बाकायदा आज नंबर अलॉट कर दिया गया है, लेकिन ये समात के लिए कब मुकर्रर होगा ये ताहाल अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन आज एक दिलचस्प किस्म की खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आई, जहां पे 3 कैदियों ने उसी उसूल को मद्देनजर रखते हुए जिसमें इमरान खान को जो रिलीफ मिला है उस बुनियाद के ऊपर कहा है कि उनका भी इलाज मुआवजा होना चाहिए। उन्होंने शिफा इंटरनेशनल के अलावा दीगर भी अस्पतालों के नाम उसमें दिए हैं। क्या ये प्रेसिडेंट वही है जो गवर्नमेंट बार बार कह रही थी कि कैदियों की लंबी लाइनें लग जाएंगी? और इसमें खास बात यह है कि ये इस बार ही दरखास्तें आई हैं। माजी में हमने देखा कि इसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को इलाज मुआवजे की सूरत फराहम की, मुल्क से बाहर भेजने की इजाजत दी। उस वक्त ऐसी कोई पिटीशन नहीं आई। क्या वजह है? माजी से कितना मुख्तलिफ है इमरान खान का केस? और फिर JUFA और PTI के दरमियान जो इस इत्तेहाद की बातें चल रही हैं और उसमें कहा जा रहा है कि तहरीरी मुआहदे की सूरत में, और फिर अपोजिशन का आज चूंकि इस्लामाबाद के अंदर पार्लियामान का इजलास था तो उस इजलास के अंदर जो मुश्तरका इजलास है वो अहम खबर है कि आने वाले दिनों के अंदर कि वाकई तहरीक का माहौल मुल्क में बन गया है, हुकूमत मुखालिफ तहरीक, और इसकी वजह अपोजिशन के आपस में मसाइल हैं, आपस में इंटरेस्ट है, या गवर्नमेंट की वजह से वो एक दूसरे के हवाले से चीज़ें आई हैं। फिर हमने देखा कि सेनेट के अंदर आज इमरान खान की सेहत के ऊपर बात करने के हवाले से PTI ने इजाज़त चाहिए जो नहीं मिली, जिसके बाद मामूल के मुताबिक कोरम की निशानदही हुई और इजलास मुलतवी हो गया। मुसलसल दूसरी बार कोरम पूरा नहीं हो, जो कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। तो अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर अडियाला जेल से कहा जा रहा है कि सोहेल आफरीदी, जुनैद अकबर और अलीमा खान से मुतल्लिक कुछ इंस्ट्रक्शंस आई हैं। ये कितनी दुरुस्त हैं? और क्या वाकई ही अगर रिलीफ इमरान खान को मिलता है तो PTI के बहुत सारे लोगों के लिए आने वाले दिनों के अंदर मामलात खराब हो सकते हैं, सख्ती होने वाली है। और इसके बीच में 2 और अहम खबरें हैं। फील्ड मार्शल पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला के साथ जो हैं वो आज ईरान गए हैं, जो ईरान और अमेरिका के मामलात हैं उसको लेकर। और इसके बीच में आज पाकिस्तान की मैशत के लिए एक अच्छी खबर ये थी कि जो मूडीज़ है, मूडीज़ की जो रेटिंग की एक एजेंसी है, उन्होंने पाकिस्तान की जो रेटिंग है उसको बेहतर किया है, जो अब B3 होगी। इन तमाम अहम मौज़ूआत के ऊपर हम बात करेंगे। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने दावत दी है वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हुज़ैफा रहमान साहब को, हमारे साथ मौजूद है। हुज़ैफा साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट हो या कोई हाई कोर्ट हो या कोई भी अदालत हो, ये कोई पहली बार ऐसा फैसला तो नहीं आया जिसमें किसी सियासी लीडर को जेल से अस्पताल मुंतकिल करने वाली बात हो। मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं कि हुकूमत नजरसानी दायर करती है, फिर नजरसानी वापस लेती है, एक और नजरसानी दायर करती है जिसको अब बाकायदा नंबर भी लग गया है। क्या वजह क्या है? अपना ही प्रेसिडेंट जिसमें आपकी लीडरशिप को जेल से अस्पताल पहुंचाया गया था, उनका इलाज मुआवजा भी हुआ था, वो प्रेसिडेंट बदलना चाहते हैं, या सिर्फ चूंकि इमरान खान है तो आप बर्दाश्त नहीं कर रहे या आपको पसंद नहीं है कि उनका इलाज मुआवजा होना चाहिए? जी, बहुत शुक्रिया गोंदल साहब, आपने बड़ा अहम और बड़ा रेलिवेंट सवाल किया है। लेकिन वो सवाल जो है अधूरा है, क्योंकि आपने ये तो हमें बता दिया कि कुरान पाक में लिखा हुआ है ठीक। नमाज ना पढ़ो, ये नहीं बताया अगर नशे की हालत में। हम्म। ये तो आपने बता दिया कि हमारी लीडरशिप जो, और जब सजा सस्पेंड हो जाए हम्म। तो फिर आप क्या प्राइवेट अस्पताल में जाएं या सरकारी में जाएं या घर जाएं, उसमें कोई ममानियत नहीं होती। हम्म। लेकिन पाकिस्तान की 78 साल अदालती तारीख में ऐसा पहली मरतबा हुआ कि किसी भी सुपीरियर कोर्ट ने एक सजा याफ्ता कैदी के बारे में कहा कि उसको फलां प्राइवेट अस्पताल में ले जाएं। हम्म। एक तो इसके 2-3 चीजें होती हैं। पहली बात तो ये कि हमेशा मेडिकल बोर्ड जो बनता है उसको कोशिश ये की जाती है कि सरकारी अस्पताल का डॉक्टर ही चेयर करे, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी का बार मौजूद होता है। ठीक। प्राइवेट डॉक्टर के ऊपर कोई बार मौजूद नहीं होता। हम्म। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि एक कैदी जो है उसकी सजा सस्पेंड ना हो, लेकिन कह दिया जाए कि वो प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज कराएगा। ठीक। और हुकूमत ने जो दरखास्त दायर की, हम्म। उस दरखास्त पे ऑब्जेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने लगाया। ठीक। हमने वो दरखास्त विड्रॉ कर ऑब्जेक्शन दूर कर दोबारा दरखास्त दायर कर दी, ठीक। जो इस बात की अक्कासी करती है कि हम इस मामले में संजीदा हैं कि गलत प्रेसिडेंट सेट ना हो। जहां तक बानी तहरीक इंसाफ की सेहत की बात है, तो मैंने कई चैनल्स में बैठकर ये बात की, और एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन फिर कह रहा हूं कि नौरीन नियाजी साहिबा जब अंदर पहुंची तो वो जॉगर्स में थे, नाइकी का उन्होंने ट्रैक सूट पहना हुआ था। अच्छा। 2 घंटे वो जिम कर आए थे। इन्होंने जब उन्हें खबर सुनाई कि आपको अस्पताल लेकर जा रहे हैं और उन्हें सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हासिल कर लिया, उन्होंने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल फिट हूं। नहीं, ये सारी गुफ्तगू या जो मंजर कशी कर रहे हैं, ये आपने देखी है या सुनी है?
देखिए, ना मैंने ये देखी है, ना बराह रास्त सुनी है। नौरीन नियाज़ी साहिबा ने जिन जिनको ये सुनाई है, ज़ाहिर है हमारे भी कोई मोहब्बत प्यार करने वाले हर जगह दोस्त होते हैं। तो दे ब्रीफ मी, दे टोल्ड मी, और बहुत ही वो ज़िम्मेदार लोग हैं। और इसकी आप नौरीन नियाज़ी साहिबा से खुद भी तस्दीक कर सकती हैं। और मेरे ख्याल से मेरी इस बात की तस्दीक इंसाफ के नेशनल असेंबली में उन्होंने बाकायदा इसकी तस्दीक भी की है, और मोना आलम की टीम ने उसको ट्वीट भी किया हुआ था। अच्छा हुज़ैफा साहब, ये बताइए कि आपके वुज़रा ये कह रहे हैं कि बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो गया, जिसकी बुनियाद के ऊपर जी हमने उस हॉस्पिटल में नहीं लेकर गए, हम पिम्स में लेकर चले गए। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर ये खबर कोई बाहर बैठा हुआ इन्वेस्टर देखे, उस पर क्या इंपैक्ट आएगा? दूसरा, अमेरिका के नायब सदर को सिक्योरिटी दे सकते हैं हम, अमेरिका ईरान के जो मुज़ाकरात हैं उनको होस्ट कर सकते हैं, अपने साबिक वज़ीर आज़म मुल्क के जो हैं उनको इस्लामाबाद में सिर्फ इसलिए इलाज मुआवजा डिनाई कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर भी अमल ना किया जाए कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। देखिए, ऐसा हरगिज नहीं गोंदा साहब, इलाज मुआवजा बिल्कुल डिनाई नहीं किया गया। जो पब्लिक एक्सपोज पर्सन होता है, ज़ाहिर है उसकी और अगर इतनी तशहीर कर दी जाए कि शिफा अस्पताल में उन्होंने जाना है, हुकूमत शिफा अस्पताल को मुकम्मल कॉर्डन ऑफ नहीं कर सकती थी, सारे उसे गेट्स बंद नहीं कर सकता आपने, या वो फ्लोर, और उस फ्लोर का भी बिल्कुल एक महदूद हिस्सा, क्योंकि ज़ाहिर है पब्लिक प्लेस से दुनिया आ रही होती है। और माजी में आपने देखा जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के जत्थों ने हमला किया, तो एक ज़ाहिर है एक चीज मौजूद थी गवर्नमेंट के पास कि ये ना हो कि बिला वजह एक मेडिकल चेकअप होना है और इसके अंदर भी ऐसी कोई बदमजगी हो जाए या कोई शक पसंद अनासिर ऐसा रोल पैदा कर दें। तो हुकूमतों ने पिम्स अस्पताल लेकर गई, पिम्स में शिफा के डॉक्टर्स भी आ गए। अगर माजी में अल शिफा ट्रस्ट के डॉक्टर से चेकअप कराया जा सकता है, इस चेकअप के दौरान शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स आ सकते हैं, तो ये कहना कि हुकूमत अवॉइड कर रही है और फिर नैरेटिव बनाना कि उस अस्पताल में तो मशीन ही नहीं थी वो जो एंजियोग्राफी की, तो भाई एंजियोग्राफी का जो फैसला है वो क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से होगा, या जो डॉक्टर्स उनका फिजिकल मुआयना करेंगे? एक बंदे को जरूरत ही नहीं है एंजियोग्राफी की। एंजियोग्राफी तो एक रिस्की प्रोसीजर होता है। हाँ, ये जरूर है कि हार्ट अटैक से कम रिस्की होता है। तो अगर हार्ट अटैक का खदशा और अपने एनजीओ करनी हो तो आप कहते हैं हम एनजीओ करके चेक कर लेंगे आइदर की क्लॉट है या नहीं। अगर एक बंदे की ईसीजी ठीक आ रही है तो एनजीओ की तो जरूरत ही नहीं। और अगर एनजीओ करानी भी पड़े तो अल शिफा से कई गुना बेहतर मशीन पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के अंदर मौजूद है, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मौजूद है, एएफआईसी में मौजूद है। आज फैजल सुल्तान साहब लिख कर देते हैं अपने लेटर हेड के ऊपर, वो वजीर आजम साहब ने नोटिस लिया, हुज़ैफा साहब वजीर आजम ने नोटिस लिया, मशीन गैर फाल होने का नोटिस लिया। वो किस लिए लिया फिर? देखिए, वो नोटिस तो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म साहब की जिम्मेदारी है। एक अस्पताल है जिसके अंदर जनरल मेडिसिन भी है, बाकी शोबाजात भी हैं, और कार्डियोलॉजी का एक वार्ड है। कार्डियोलॉजी का डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल नहीं है पिम्स, लेकिन वज़ीर आज़म साहब की जिम्मेदारी है। और हम समझते हैं कि बेशक एक वार्ड ही क्यों ना हो, तो उस वार्ड के अंदर मशीन गैर फाल क्यों है, और वो फाल होनी चाहिए। और खासतौर पर कैपिटल टेरिटरी का अगर एक अहम तरीन अस्पताल, तो उसके अंदर तो छोटे छोटे शोबाजात मौजूद हैं। जाहिर है अगर डिटेल आपने उस बीमारी की इन्वेस्टिगेशन करानी है तो फिर आप स्पेशलिटी के लिए जाएंगे। अगर कार्डियोलॉजी का है तो कार्डियोलॉजी में जाएंगे, अगर नेफ्रोलॉजी का है तो आप नेफ्रोलॉजी में जाएंगे, अगर आपका लीवर का है तो लीवर में जाएंगे। लेकिन बेसिक इन्वेस्टिगेशन में भी रुकावट नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने नोटिस लिया। अच्छा, मुझे एक चीज और आपसे समझनी है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से एक तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की गई है, और उस तौहीन अदालत की दरखास्त के अंदर प्राइम मिनिस्टर समेत बाकी जो वुज़रा हैं उनको नामजद किया गया है या फरीक बनाया गया है। उसमें मोहसिन नकवी साहब का नाम नहीं है, हालांकि सिक्योरिटी फराहम करना या चीफ कमिश्नर है, आईजी है, वो वजारत दाखिला के अंडर है। ये तहरीक इंसाफ ने ऐसा क्यों किया है? क्या वो मोहसिन नकवी साहब को आपकी हुकूमत का हिस्सा नहीं समझते, या उसका कोई और पैगाम है कि हमें कहीं और मसला नहीं है, हमें सिर्फ आपसे मसला है? और यही कमोबेश तकरीर जो है सोहेल आफरीदी साहब ने की है। जिम्मेदार सिर्फ दो लोग हैं, एक शहबाज शरीफ साहब हैं और दूसरी मरियम नवाज शरीफ साहबा हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। मैं कभी भी शक पर मबनी किसी थ्योरी का जवाब भी नहीं मैं देता, और ना मैं उस पर आगे चलता हूँ। मैं इतना जरूर कहूंगा कि जितना शहबाज शरीफ साहब से मैं कमिटेड हूँ, जितना अताउल्लाह तारड़ कमिटेड है, उतना ही मोहसिन नकवी साहब कमिटेड है। अच्छा, हाँ, जो आपका टेक्निकल सवाल है, पहली बात तो ये सवाल रेज इसलिए हुआ कि तहरीक इंसाफ ने एक तो जितने भी फरीक बनाए हैं सारे गलत बनाए हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन लगेगी सुप्रीम कोर्ट उठाकर डस्टबिन में फेंक देगी और इनके वकीलों की खिंचाई करेगी कि प्रिंसिपल ऑर्डर जो होता है, उस प्रिंसिपल ऑर्डर में जो लोग रिस्पोंडेंट्स होते हैं
उन्होंने ज़ाहिर है उस हुक्म की वायलेशन करनी होती है, उन्हीं को फरीक बनाया जाता है। कंटेम्प्ट के अंदर कोई नया फ्रीक ऐड नहीं होता। मेन पिटीशन में प्राइम मिनिस्टर रिस्पोंडेंट नहीं थे, मेन पिटीशन में अताउल्लाह तारा रिस्पोंडेंट नहीं थे, मेन पिटीशन में आजम नजीर तारण रिस्पोंडेंट नहीं थे। लेकिन चूंकि जब उन्होंने कहा कि आपने आजम नजीर तारण को और अता तारण को भी इन एडिशन ऐड कर लिया, तो आपको मोहसिन नकवी को भी ऐड करना चाहिए था। लेकिन टेक्निकली मोहसिन नकवी साहब चूंकि अपनी वजारत की नुमाइंदगी सेक्रेटरी कर रहा होता है, वो होता है कस्टोडियन ऑफ द मिनिस्ट्री, वो होता है प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर, वो होता है। सेक्रेटरी को जो है वो बना लिया गया, सेक्रेटरी इंटीरियर को। ये बनना ही सेक्रेटरी इंटीरियर ने था, चेयरमैन सीडीए ने था, और उसके अलावा जो है जो कंसर्न एक दो और लोग हैं। ना वजारत कानून का काम था, ना वजारत इतलात का, ना वजीर आजम साहब का। तो जब अदालत में लगेगी एक ऑर्डर मेरे खिलाफ ही नहीं है, तो मुझ पे तौहीन क्या होगी? आप कह रहे हैं कि ये उठा के मुझे कोई ऑर्डर करेगी, मैं वो नहीं मानूंगा तो तौहीन लगेगी ना। उज़ैफा साहब आप फरमा रहे हैं कि अदालत उठा के डस्टबिन में फेंक देगी, ये पिटीशन ये डस्टबिन में फेंक देगी और इनके वकीलों की खिंचाई करेगी कि आपको बेसिक नॉलेज नहीं है कि हमने एक ऑर्डर किसी के खिलाफ पास ही नहीं किया, आप उसको कंटेम्प्ट में लेकर आ गए। और अगर आपकी कहते हैं कि नोबडी कैन बी पनिश अनहर्ड। उज़ैफा साहब ये ठीक है, ये मैं बेसिक कानून ये कहते हैं कि किसी बंदे को आप बगैर सुने सजा नहीं दे सकते। ये मैगज़ीन दुरुस्त है, वज़ीर आज़म का उसमें मेन पिटीशन में है नहीं, ये मैगज़ीन दुरुस्त है, चूंकि मैंने इसको पढ़ा हुआ है। लेकिन मैं जानना ये चाह रहा हूं कि आप मीडिया में दिखाने के लिए आप कॉन्फिडेंट हैं कि इसको डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा? अगर तौहीन अदालत लग गई फिर क्या करेंगे? क्योंकि माजी में लगती रही है। नहीं, मैं ये समझता हूं, अब मैं सुनो एट द कॉस्ट ऑफ पिटीशन नहीं, ये दुरुस्त कर लेकर आएंगे। ये पिटीशन डस्टबिन में जाएगी और उसके अंदर जो इन्होंने गलतियां की हैं नया ड्राफ्ट होगा, उसके बाद तौहीन अदालत दायर करें। जिन्होंने ये समझते हैं कि तौहीन की अदालत की, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया की अटेंशन सीख करने के लिए वजीर आजम अताउल्लाह तारण, आजम नजीर तारण साहब को डाल दिया, जो कि मेन पिटीशन में रिस्पोंडेंट ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उज़ैफा साहब, ये अपोजिशन का एक अलायंस बनता दिखाई दे रहा है, जिसमें हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर खाना वाना भी हुआ और आज इस्लामाबाद में निशिस्त और सीट एडजस्टमेंट की बातें हो रही हैं। आप जानते हैं कि माजी के अंदर अलायंस बनते रहे, आपने खुद बनाए, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब भी सरबराह थे। अब कहा जा रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी भी, जिसमें नदीम अफजल चंद साहब ने तो फरमाया कि गवर्नमेंट एक फूंक की मार है, फिर कहा कि पार्टी के अंदर ये अक्सरियत की राय है कि हमें अपोजिशन के बेंचेस के ऊपर बैठना चाहिए। मुस्लिम लीग नून कोई हवाओं का रुख तब्दील होती हुई, कोई अपोजिशन अलायंसेस का मौसम, कोई सड़कों के ऊपर हलचल होती महसूस कर रही है? कोई खतरा महसूस हो रहा है आपको? गुजारिश ये है गोयल साहब, मैं पहली अर्ज तो करूं कि ये हुकूमत नरमी और गर्मी का नाम है। अच्छा, इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। समझते हैं कांटों की सेज है, और आप ये कहें कि कोई अलायंस बन जाएगा तो हुकूमत डर जाएगी, या सारे हुकूमत के साथ होंगे तो हुकूमत कंफर्टेबल होगी। ये तो हर दिन की एक नई जो है वो सियासी चाल होती है, सियासी हिकमत होती है। बिल्कुल अपोजिशन इकट्ठी हो, और मैं समझता हूं कि माजी में भी हमने कई चैलेंजेस से नंबर आजमा हुए हैं, लेकिन जहां तक बात पीपल्स पार्टी की है, मैं नहीं देखता कि पीपल्स पार्टी इस अलायंस का हिस्सा बनेगी। जहां तक फजलुर रहमान साहब की बात है, फजलुर रहमान साहब का ज़ाहिर है कुछ सोच और फिक्र तो नहीं मिलती तहरीक इंसाफ से, लेकिन इट माइट बी पॉसिबल उनके साथ हो जाए। लेकिन अगर उनके साथ होंगे तो अपनी आईनी और कानूनी जिद्दोजहद करें, उससे किसी ने नहीं रोका उन्हें। असम्बली के अंदर वो अपना फाल किरदार अदा करें, कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए, कोई पुरअमन एहतजाजी तहरीक करें, इस पर कोई किसी को नहीं रोक सकता। लेकिन अगर कोई कानून के खिलाफ एक्शन करेगा, कानून को अपने हाथ में लेगा, वो जो तहरीक इंसाफ के साथ सलूक हुआ है वही उसके साथ होगा, चाहे वो जो भी हो, whosoever। अच्छा उज़ैफा साहब, ये हम मौलाना साहब को बड़ी सख्त तकरीरें करते हैं तो तसलसल से सुन रहे हैं, और आप लोग बेहतर उनको जानते भी हैं, आप लोगों का जरा गहरा ताल्लुक है एज कम्पेयर टू पीटीआई, जिस तरह आप खुद फरमा रहे हैं। ये मौलाना साहब की नाराजगी बुनियादी तौर पे है क्या? इतने नाराज क्यों हैं कि उनकी तकरीरों में अच्छी खासी तलखी महसूस हो रही है? इसका जवाब तो मौलाना साहब दे सकते हैं, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट अंदाजा भी नहीं है। हाँ। बहुत सारी चीजें असल में जो भी बात करूंगा एजम्पशन बेस होगी, ठीक, कि केपी की हुकूमत नहीं मिली, केपी की में कहते हैं मेरे से धांधली हो गई या बलूचिस्तानी, जो भी बातें होंगी असल बात तो वो बताएंगे ना। मैं कोई बात भी कर दूं तो वो कहेंगे जी देखें जी एजम्पशन बेस मुझ पर एक इल्जाम लगा दिया। तो बेशुमार चीजें हुई हैं, सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं आपके सामने हुए हैं, तो मेरे ख्याल से वो सीरीज ऑफ इवेंट्स जो है वही वजह बने होंगे, और तो कोई वजह नहीं है। बिल्कुल ठीक है, सीरीज ऑफ इवेंट्स हो सकते हैं जो ये सारी नाराजगी की वजह। उज़ैफा रहमान साहब वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हमारे साथ मौजूद है। उज़ैफा साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी है। अब अलायंस बन रहा है, एहतजाज हो रहा है, इस पर पीटीआई क्या सोच रही है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपने गवर्नमेंट का मौक़िफ़ सुना। अब अपोजिशन जो अलायंस बनाना चाह रही है, अलायंस बनेगा, कैसे बनेगा, और आज इस्लामाबाद में नशिस्त के मुतालिक भी आप जानते हैं।
इसके ऊपर आज बात करने के लिए हमने पीटीआई और जेयूएफए जो आजकल जरा करीब आ रहे हैं उन दोनों को दावत दी है। मैं तारुफ करवा देता हूं, हमें तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात गवर्नमेंट के जनाब शफी जान साहब ने ज्वाइन कर लिया। शफी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हमें जेयूएफए के मरकजी तर्जुमान असलम गौरी साहब ने भी इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया। गौरी साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। शफी जान साहब, आगाज जरा आपसे करना चाह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से और इमरान खान के इलाज मौलजे के हवाले से ये बहुत बातें मोहसिन नकवी साहब के हवाले से ज़ाहिर है पिछले 4-5 दिनों से हो रही हैं। ये कोई नई कुर्बत है पीटीआई की और मोहसिन नकवी साहब की कि आपने उनको बिल्कुल रूल आउट कर दिया इसमें से और पूरी गवर्नमेंट को, या फिर आप मोहसिन नकवी साहब को इस हुकूमत का हिस्सा ही नहीं समझते? सबसे पहले उमर साहब आपका शुक्रिया। देखिए, जहां तक नॉमिनेशन की बात है और पिछले कई दिनों से इस बात पे बात हो रही है कि मोहसिन नकवी साहब को जो है वो नॉमिनेट नहीं किया गया। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि जब शहबाज शरीफ साहब को नॉमिनेट कर दिया गया है, वो हुकूमत के सरबराह हैं, क्योंकि हुकूमत तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो चुकी है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अदालत इन पे तौहीन अदालत की कार्रवाई करेगी। अगर शहबाज शरीफ तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली सारी कैबिनेट जो है वो खत्म हो जाएगी। तो उसी कैबिनेट का हिस्सा मोहसिन नकवी भी है। फिर जिन वज़रा को, अभी आपका अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपने कुछ वज़रा को फिर क्यों नॉमिनेट किया, वो इसलिए नॉमिनेट किया गया है कि जिन लोगों ने वीडियोस बयान किए, जिन्होंने बयानबाजी की, जिन्होंने एक्स पे ट्वीट किए, जो पेश रहे, उन तमाम लोगों को नॉमिनेट किया गया है। आईजी प्रिजन को नॉमिनेट किया गया है, सेक्रेटरी इंटीरियर को नॉमिनेट किया गया है, नजीर तारार को इसलिए नॉमिनेट किया गया है कि वो 9 बजे आते हैं और नजरसानी की बात करते हैं। जब फैसला आता है तो वफाकी वज़रा इस पे अमल दरामद की बात करते हैं। फ्लोर पे तारिक फजल चौधरी साहब की स्टेटमेंट मौजूद है, वो ये कहते हैं कि हम खैर मकदम करते हैं और हम इस पे अमल दरामद करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट मौजूद है। लेकिन जब रिटन फैसला 5 बजे आता है, 9 बजे नजीर तारार वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, नजरसानी की बात होती है, क्योंकि उनको अपनी पार्टी के अंदर से जो इनके हेड्स हैं उनकी तरफ से सख्त इंस्ट्रक्शन आती है कि आपने हर सूरत में नजरसानी के लिए जाना है। फिर अगली सुबह 2 इनके वजीर बैठते हैं जो बदजबानी के लिए मशहूर हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इल्जामात लगाते हैं। और फिर जब पूरी रात को जो खिलवाड़ किया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ, जो तौहीन अदालत की गई, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत की जजेस के फैसले की, फिर उस वाकई की तमाम तर रिपोर्टिंग जो है वो वफाकी वजीर इत्तलात करते हैं। तो जो इस पूरे सिनेरियो में जिसने वीडियो रिकॉर्ड्स किया, जिसने बयानबाजी किया है, उन तमाम लोगों को नॉमिनेट किया गया है। गौरी साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि पीटीआई तो मोहसिन नकवी साहब को बहुत तनकीद का निशाना बनाती रही, तो उनसे तो समझ आती है। आपकी लीडरशिप की और मोहसिन नकवी साहब का बड़ा पुराना ताल्लुक है, लाहौर में हम इस बात को जानते हैं। ये आपकी पार्टी मोहसिन नकवी साहब पे तनकीद करना शुरू हो गई है। मौलाना साहब कल भी पेशावर में कुछ उनके बारे में बात कर रहे थे। पीटीआई वाले करीब हो रहे हैं, आप मोहसिन नकवी साहब से दूर हो रहे हैं, क्या वजह बनी? बहुत शुक्रिया आपका जी। बात यहाँ जो है शख्सियात की नहीं होती, बात होती है कि वो क्या रहा है और हमने उसको बहसीत सियासतदान उसको किस नजर से हमने देखना है। ठीक, यहाँ शख्सियात आती भी रहती हैं, जाती भी रहती हैं। कल यही जो मियां शहबाज शरीफ साहब थे, ये मौलाना फजल साहब के पीछे कंधे के पीछे सर रख के वो खड़े होते थे। कल की बात है, कोई पुरानी बातें तो नहीं है। पीटीआई हमारे साथ एंटी खड़ी होती थी, लेकिन आज पीटीआई हमारे साथ खड़ी हुई है। तो बात होती है जिस वक्त हम ये देखते हैं कि ये मुल्क के लिए कौन सा नुकसान हो रहा है, किस हद तक होता है। हर पार्टी का अपना मंशूर होता है, अपना दस्तूर होता है, अपना सब कुछ तरीकाकार होता है सियासत करने का। लेकिन जब इज्तिमाई मसले आ जाते हैं, मुल्क की नुकसान थे मसले आ जाते हैं, वहां हम सबको इकट्ठा होना पड़ता है, अपने जाती मामला को एक साइड में रखते। ठीक, मैं समझता हूँ पीटीआई को और हमारे दरमियान में पिछले 2-2.5 साल से जो दौरानिये में हम फासले कम कर रहे थे, इस हद तक तो हमने कम कर दिए हैं कि बहुत बड़ा इत्तेहाद की शक्ल में पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, और इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था और ऐसा नजर भी नहीं आ रहा था। तो मैं समझता हूँ बाकी रह गया मोहसिन नकवी साहब। तो मोहसिन नकवी साहब तो इस दौर के शेख रशीद हैं, पता नहीं अगले दौर में उनकी क्या पोजीशन है। ये बड़ा आपने दिलचस्प जुमला बोला है कि मोहसिन नकवी साहब इस दौर के शेख रशीद हैं। हर दौर में शेख रशीद होते हैं। हर दौर में होते हैं, इस दौर के शेख रशीद है। अब ये पता नहीं कब तक ये बोलेंगे और कब तक कहेंगे फलां गेट का मैं चौकीदार हूँ, फलां गेट का मैं स्पोक्स पर्सन हूँ। ये कहते रहेंगे, नजर आते रहेंगे। फिर एक दौर होगा, फिर हम इन्हें ढूंढ रहे होंगे, ये कहीं CNN में या BBC में कहीं पाकिस्तान से बाहर बैठ के नौकरी कर रहे होंगे। मैं जरा शफी जान साहब, खासकर ये जो गौरी साहब बात कर रहे थे फासले कम होने वाली, आपने बात की कि कोई सीट एडजस्टमेंट हो रही है, कोई अलायंस तहरीरी मुआहदों के हवाले से तो आपने पहले भी बात की थी, और कामरान मुर्तज़ा साहब ने हमारे शो में बात की थी कि ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज़्यादा है
कि हम तहरीरी तौर पे चीजें चाहते हैं, तो क्या हम ये समझें कि बस चीजें तय हो गई हैं, बस ऐलान होना बाकी है? देखिए उमर साहब, कल की मेरी स्टेटमेंट को शायद मैं वो सही तरह से डिस्क्राइब नहीं कर पाया या मैं अपनी बात जो है वो कन्वे नहीं कर पाया। अच्छा। देखिए सीट एडजस्टमेंट की इस वक्त कोई बात नहीं हो रही, ना ही किसी सियासी इत्तेहाद की अगले इलेक्शन के लिए बात हो रही है। मेरी जो मुराद था वो जो पार्लियामेंट के अंदर एक इत्तेहाद इस वक्त बन रहा है, मेरा इशारा उस तरफ था। अच्छा। देखिए ये फैसला सीट एडजस्टमेंट का, सियासी इत्तेहाद का, अगले इलेक्शन में उसका फैसला तो इमरान खान साहब करेंगे। अच्छा। इसका इख्तियार तो तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब के अलावा किसी के पास नहीं है, और तहरीक इंसाफ में तमाम तरह सियासी कुव्वत जो है, तमाम सियासी फैसलों की कुव्वत जो है वो इमरान खान साहब के पास है। इस वक्त जो GUI के साथ हमारी बातचीत हो रही है, उसमें जो वो भी चीजें जो है वो इन रिटर्न फॉर्म में मांग रहे हैं, और हम भी चाहते हैं कि चीजें इन रिटर्न फॉर्म में हो, क्योंकि एतमाद का फुकदान दोनों साइड पे है, एक साइड पे नहीं है। लेकिन काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हम क्लोजिंग टच में हैं। इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों में एक अच्छी खबर आपको देखने को मिलेगी। आपने वजाहत दी, मैं तो ये सवाल तैयार करके बैठा हुआ था कि अगर सीट एडजस्टमेंट हो रही है तो मौलाना साहब तो सीट एडजस्टमेंट डेरा इस्माइल खान से करना चाहेंगे, और डेरा इस्माइल खान नहीं, सीट एडजस्टमेंट की जहां तक बात है, सीट एडजस्टमेंट के उस पे ना GUI की तरफ से ऐसी कोई डिमांड आई है और ना ही हमने इस पे कोई गुफ्तगू की है। शायद मैं अपनी बात बेहतर तरीके से कन्वे नहीं कर पाया कल के शो में। मेरा मुराद जो था वो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन का एक इत्तेहाद जो बन रहा है, मेरा इशारा उस तरफ था, शायद वो चीज किसी और तरफ चली गई। बिल्कुल ठीक है। मैं गौरी साहब, फासले कम होने की बात आप भी कर रहे हैं और शफी साहब भी कह रहे हैं बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं। अगर हम ये समझें कि आप चले थे लाहौर से या डेरा इस्माइल खान से इस्लामाबाद पहुंचना था PTI ने और JUI ने, तो आप लोग कहां तक पहुंचे हैं, और क्या बुनियादी ये अगर कोई इत्तेहाद बनता है, इस इत्तेहाद की बुनियादी लाइन क्या है? क्योंकि हमने माजी में देखा वो तो सीधी सीधी थी कि हमने PTI की गवर्नमेंट गिरानी है, और गवर्नमेंट गिर गई थी। आपको याद होगा कि PDM जब बना था तो PDM की जब इलेक्शन आया 2024 का, तो उस इलेक्शन में हम कोई भी किसी भी सियासी जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रहे। ना मुस्लिम लीग के साथ हमारी सीट एडजस्टमेंट थी, ना पीपल्स पार्टी के पास थी, और किसी भी सीट पार्टी के। तो ये असल में इत्तेहाद जो होते हैं ना, ये उसके मकासद उस वक्त के हालात के तहत रखे जाते हैं। चूंकि इस वक्त मुल्क की सालमियत का मसला है, आइन के ऊपर अमल दरामद का मसला है, आइन को मोम की नाक बना दिया गया उसका मसला है, और अपोजिशन की तफरीक डे बाय डे हुकूमत को मैं समझता हूँ कि उनके रास्ते ईजी करती जा रही है। तो जरूरत थी इस वक्त अपोजिशन को स्ट्रांग किया जाए। और मैं फिर शफीजान साहब की इस बात की बिल्कुल एग्री करूंगा कि हमारे दरमियान में कोई ऐसी सीट एडजस्टमेंट, कोई ऐसी ओहदों की लालच, यह भी कुछ अरसे से कहा जाता था कि जी शायद कोई बड़ा ओहदा चाहते हैं, ऐसी कोई चीज हमारे दरमियान में नहीं है। हम सिर्फ 1973 के आइन की बहाली के लिए, और दूसरे वो उसमें अमल दरामद के लिए, और जो दूसरी उसमें ऐसी तरामीम हो रही है जो आइन की रूह के आइन मुखालिफ है, हम सब उसके लिए मुतहद हुए हैं कि आइन होगा, पार्लियामेंट होगी, अख्तियारात होंगे, हुकूमतें आती जाती रहती है। हो सकता है कल PTI की हुकूमत हो। बाकी रह गया जो रिटर्न की बात करें, रिटर्न वाली ऐसी चीजें नहीं है जो PTI को जो है नाकाबिल कबूल होगी, और ऐसी चीजें हैं जो हमारे के दरमियान में सब में मुश्तरक होगी। और बस ये इतना सा मैं इस पे दे सकता हूँ। मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूँ, जिस तरह आप दोनों इस चीज को तस्लीम भी कर रहे हैं कि ज़ाहिर है कि माजी में एक दूसरे की मुखालफत भी की, सख्त जुमले भी कहे, आज आप लोग इत्तेहादी भी हैं। हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब लाहौर की कोट लखपत जेल के अंदर कैद थे, तो बिलावल जरदारी उनसे मिलने के लिए गए थे, जिसका बार बार हवाला भी दिया जाता है जब सियासी बात की चीज आती है। तो क्या ये भी इम्कान है गौरी साहब के अगर ये चीजें बढ़ती हैं, आप लोगों का इत्तेहाद हो जाता है, तो किसी वक्त अपोजिशन के रहनुमा जिसमें चगजई साहब हैं या बिलखुसूस मौलाना फजलुर रहमान साहब कोई ऐसी दरखास्त कोर्ट में दे दें या इस ख्वाहिश का इजहार करें कि वो भी अडियाला जाना चाहते हैं जिस तरह माजी के इत्तेहादी अपोजिशन के मिलते थे? देखें, आने वाले वक्त के बारे में तो मैं ना आप कुछ कह सकते ना मैं कह सकता हूँ। ये हुकूमती रवैये है, हमें किस हद तक वो करीब करते जा रहे हैं, हुकूमत ने कितने जल्दी करीब किया है हमें। और यानी आप PTI और JUI अपनी वजह से ज्यादा नहीं बल्कि हुकूमत की वजह से ज्यादा करीब हो रहे हैं। जी, हुकूमत की मेहरबानी है ना, हुकूमत ही अपोजिशन को स्ट्रांग करती है ना, हुकूमत ही अपोजिशन को मजबूत करती है। हुकूमत की हरकतें और गलतियां ऐसी होती हैं कि अपोजिशन अपने दरमियान में जो फासले होती है उसको कम करने पर मजबूर हो जाती है। अभी जो कानून साजियां हो रही है आपके सामने है, उसकी वजह से फिर मजबूर होकर अपोजिशन इसमें सब एक पेज पे आ गई है, और उससे
मैं समझता हूँ मैं तफरीक से हुकूमत को फायदा पहुंचे। बाकी जो आपने इस किया, चीज का कितना आने इम्कान वाला है गौरी साहब, कितना इम्कान है कि पीपल्स पार्टी भी इसमें आ सकती है? कोई उधर भी राब्ते हुए? क्योंकि शफी साहब तो कहते आए हैं कि पीटीआई से राब्ते पीपल्स पार्टी कर रही है, आप लोगों से भी कोई राब्ते किए गए? देखिए, पीपल्स पार्टी के हमारे साथ राब्ते रहते हैं, मुलाकातें रहती हैं और हम मिलते भी रहते हैं, लेकिन ये कहा जाए कि इस सिलसिले में वो अपोजिशन का हिस्सा बनेंगे, ऐसी कोई हमारी उनकी बात नहीं हुई है। और अगर पीपल्स पार्टी चाहे, अगर पीपल्स पार्टी वाकई चाहे, बिलावल साहब ने पिछली तरफ बयान दिए थे, बड़े खुशाइंद बयान थे, मैंने उनके वेलकम भी किया था उनके बयान को। लेकिन आपने देखा कि परसों आके उन्होंने फिर वोडकास्ट कर दिया एक तरमीम के लिए। तो अगर पीपल्स पार्टी अपोजिशन में आना चाहती है तो मैं समझता हूँ इस हुकूमत की ताईद छोड़ दे, यह हुकूमत एकदम गिर जाएगी, क्योंकि वही तो बैसाखी है जिस पे यह हुकूमत खड़ी हुई है, वरना हुकूमत की तो हैसियत कोई भी नहीं है, वो सिर्फ पीपल्स पार्टी की बैसाखी पे खड़े हुए। अगर पीपल्स पार्टी अपोजिशन में आना चाहती है तो जरूरी नहीं कि अंदर आए, इत्तेहाद में शामिल हो, हम तो हमेशा वेलकम करते हैं। इत्तेहाद जब उसको बड़ा करना होता है, सारी साथियों को लाना होता है। देखिए, जो पीडीएम था उसमें मजहबी जमातें भी थी, कॉन्फ्रेंस जमातें भी थी, सेकुलर जमातें भी थी, हर किस्म की जमातें थी ना। और यहाँ भी देखिए कॉन्फ्रेंस जमातें भी हैं, हम मजहबी जमात भी हैं, इसी तरह आप कह रहे हैं कि जब इत्तेहाद बनेगा तो उसमें जो शामिल होना चाहता है वो शामिल होने के लिए आए। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। शफी साहब, अडयाला से चूंकि मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है तो बहुत गुफ्तगू हो रही है कि जनाब अडयाला से कुछ गो के बैरिस्टर गौहर ने तो उसकी तरदीद की है कि कुछ सोहेल आफरीदी साहब को लेकर, जुनैद अकबर साहब को लेकर अडयाला से कुछ सख्त पैगाम आया है, कोई नापसंदीदगी है या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वाकई ही अडयाला वाले खुश नहीं हैं आपकी लीडरशिप से? देखिए, पहली बात यह है कि सीएम आफरीदी साहब पे पूरा एतमाद है इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब के ओपनिंग बैट्समैन हैं, जो एक बयानिया बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उसकी तरदीद भी करता हूं। और जिस तरीके से सीएम आफरीदी साहब जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट इस वक्त लीड कर रहे हैं वो मिसाली है। आपने देखा होगा कि कल बुनीर में एक हजारों की तादाद में लोग वहां पे मौजूद थे। उससे एक दिन पहले वो जिला हंगू में मौजूद थे, वो चीजों को लीड कर रहे थे, स्ट्रीट मूवमेंट को लीड कर रहे थे, वहां पे हजारों लोग मौजूद थे। एक जोश है, एक जुनून है, जो एक जज्बा है जो कि काबिल दीद है। तो ऐसी कोई बात भी नहीं हुई सोहेल आफरीदी साहब के मुतालिक। इमरान खान साहब को कंप्लीटली एतमाद है और वो इमरान खान साहब जो है वो सोहेल आफरीदी साहब के बिल्कुल उन पे जिस तरीके से शुरू दिन से एतमाद था इसी तरीके से ये एतमाद कायम है। जहां तक जो कंटिन्यू करें आप। जहां तक आपने गौहर साहब की बात की, तो गौहर साहब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात की तरदीद की है। और आज उन्होंने जब मीडिया टॉक की सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तब भी उनसे सोहेल आफरीदी साहब के मुतालिक एक सवाल हुआ जिसपे उन्होंने जो दावा किया जा रहा है उसकी कंप्लीटली उसने तरदीद की। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम 27 सितंबर की जो हमारी बिल किस्त मार्च है उसकी तैयारी में हम मसरूफ हैं। जोरों शोर से तैयारी जारी है। आफरीदी साहब तमाम तर चीजों को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। आफरीदी साहब की क़यादत में आप देखेंगे कि जिस दिन हम पेशावर से सुबह रवाना होंगे 20 लाख से ज्यादा लोग हमारे साथ होंगे। हम अगले हफ्ते जो है मजीद कुछ जिलों में स्ट्रीट मूवमेंट के लिए जाएंगे। फिर हमने सिंध आना है, सिंध के बाद हमने पंजाब का रुख करना है, पंजाब के बाद हमने बलूचिस्तान जाना है। और एक मोमेंटम इस वक्त जो है वो तहरीक पकड़ चुकी है और आप देखेंगे कि 20 लाख से ज्यादा लोग ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइए हमारे हमरा होंगे। इस्लामाबाद में एक तासुर ये है जो बहुत सारे लोग दावा भी कर रहे हैं कि 27 सितंबर के एहतजाज की या लॉन्ग मार्च की या जो भी उसको आप नाम दें उसकी नौबत शायद नहीं आएगी। फिर हमने देखा कि रिव्यू पिटीशन आ गई गवर्नमेंट की, उसको नंबर लग गया। आपकी तौहीन अदालत की दरखास्त को नंबर तो नहीं लगा, लेकिन आज बैरिस्टर गौहर साहब और दीगर आपकी लीडरशिप वहां पे गई हुई थी। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि सुप्रीम कोर्ट से मसला आप लोगों का हल हो जाएगा? क्योंकि वो हो गया तो फिर तो जाहिर है कि उस 27 तारीख की लॉन्ग मार्च की कोई वजह समझ नहीं आएगी। गोंदल साहब, पहली बात यह है कि जो हमारी लॉन्ग मार्च है इस वक्त दोनों हुकूमत की भी और हमारी भी पिटीशन जो है तौहीन अदालत की वो सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है उसकी तौहीन की गई है, उसके फैसले के साथ खिलवाड़ किया गया है, इमरान खान साहब की सेहत के साथ सियासत की गई है। जिस तरीके से तमाम तर चीजों को मैनिपुलेट किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं हुआ। जिस तरीके से इमरान खान साहब को शिफा के बजाय पिम्स लाया गया, जहां पे उनकी जो जाती डॉक्टर है डॉक्टर फैसल, उससे मुलाकात नहीं करवाई गई, कोई टेस्ट नहीं करवाया गया। तो ये तमाम तरह चीजें हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट से ये प्ली इख्तियार करेंगे कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत की तौहीन हुई है, 3 जजेस की तौहीन हुई है, उस फैसले की तौहीन हुई है जिस फैसले से पूरे पाकिस्तान ने एक उम्मीद
बांधी हुई थी। इन तमाम तरह चीजों को हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आजाद जजेस ने एक आजाद और इंसाफ पे मबनी फैसला दिया, इसी तरह वो तौहीन अदालत पे भी एक्शन लेगी। जहां तक मार्च का ताल्लुक है, लॉन्ग मार्च का ताल्लुक है, देखिए आफरीदी साहब ने जब 5 अगस्त को जलसा किया, जो पेशावर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था, जिसमें आफरीदी साहब ने 27 की तारीख जब दी, तो दो डिमांड्स हमने रखी थी। उसमें पहली जो हमारी डिमांड थी वो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से थी कि उनको शिफ्ट किया जाए शिफा में, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवील किया, फैमिली के हमरा, जाती डॉक्टर के हमरा, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। दूसरा जो हमारा मुतालबा था कि इमरान खान साहब के केसेस को लगाया जाए, सुना जाए और मेरिट पे जो है उस पे फैसले किए जाएं। ये दो हमने डिमांड्स रखी थी जो इस वक्त तो पूरी नहीं हुई। और अब इस मार्च को रोकने की एक ही सूरत है, वो इमरान खान साहब है। अगर इमरान खान साहब से कोई मुलाकात होती है और उस मुलाकात में इमरान खान साहब ये कहते हैं कि आप लॉन्ग मार्च जो है वो 27 के बजाय 20 सितंबर को करें, हम 20 सितंबर को करेंगे। वेरी राइट। आप कह रहे हैं कि फैसला अडियाला सुना जो भी होना है। गौरी साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे और आप फरमा रहे थे सड़कों पर आने की बात। मौलाना साहब भी कहते आए हैं कि हम जाएंगे, अपने वर्कर्स कन्वेंशन करेंगे, उन्होंने किया भी मुख्तलिफ जगहों पे, पंजाब में भी। मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं कि क्या ये जो इत्तेहाद आप लोग कायम कर रहे हैं, क्या इस बात का इम्कान मौजूद है कि अगर पीटीआई 27 सितंबर को कोई मार्च करती है या एहतजाज करती है तो जेयूआई, फे और पीटीआई मिलकर सड़कों पर होंगे, या पीटीआई अलग सड़कों पे होगी और आप भी सड़कों पे होंगे लेकिन अलग से होंगे? देखिए, पीटीआई अपने तौर पर तैयारी कर रही है, जेयूआई अपने तौर पर तैयारी कर रही है। कल मौलाना साहब ने पेशावर में पूरे टीपी के और पाटा के हमारे जो तहसील और जिले के जिम्मेदार थे उनसे और सूबाई जिम्मेदारों से पता किया, उन्हें सारी चीज बताई कि हम किस लिए तहरीक की शक्ल में जा रहे हैं आगे। और कल इंशाल्लाह यही इस्लामाबाद में होगा और फिर इसके बाद 30 तारीख को सखर में सूबा सिंध के सारे लोग इकट्ठे होंगे। इसी तरह पंजाब में 5 सितंबर को साहिवाल में। तो ये एक सिलसिला तो हमारा चल रहा है और इसको हम लेके आगे बढ़ रहे हैं तहरीक की शक्ल में। पीटीआई अपनी तैयारी कर रही है, हम अपनी तैयारी कर रही है। भाईद भी कहीं भी जाके कहीं भी मसाइल होते हैं, मकसद तो यही होता है कि आपने भी इस्लामाबाद जाना है, मैंने भी जाना है, क्या मोटरवे से जाया जाए या जीटी रोड से जाए, बात तो इतनी सी है। और ये कहीं भी जाकर फैसला हो सकता है कि एक रोड पर इकट्ठे हो जाए, तो ये आने वाले कल के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता जी। और मैं एक चीज और भी जानना चाह रहा हूँ कि पीटीआई ने तो 27 का ऐलान कर दिया, अगर आपकी भी डेट्स देखें तो ये 15 सितंबर से पहले मुख्तलिफ शहरों में आप वाइंड अप करते नजर आ रहे हैं। फिर जब हम देखते हैं मौसम के लिहाज से तो सितंबर में फिर भी, लेकिन सितंबर एंड और अक्टूबर के शुरू में मुख्तलिफ तहरीकें चलना शुरू हो जाती हैं। पाकिस्तान में आमतौर पर यही मौसम तस्वुर किया जाता है। तो क्या सितंबर में ही ज्यादा इम्कान है आप सड़कों पे होंगे या अभी तारीख आपने वो तय नहीं की? देखिए, 19 और 20 सितंबर को पेशावर में हमारी मरकजी जनरल कौंसिल का, जो पार्टी का सबसे बड़ा और पावरफुल अदारा है, उसका इजलास होने जा रहा है 19 और 20 सितंबर को, जिसमें ये सारे सूबों की जो रिपोर्ट्स होगी फिर उसमें रख के उस पर आइंदा का लाए अमल का ऐलान किया जाएगा। और बाकी हमें तो, मुझे याद है अच्छी तरह कि जब हम पिछला लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद की तरफ आए थे तो वो अक्टूबर का महीना था। तो अक्टूबर तक मौसम भी ठीक हो जाएगा। और देखिए, एक चीज होती है, आप कारकुन को ला रहे हैं, किस माहौल में ला रहे हैं, किस मौसम में ला रहे हैं, किस तरह से ला रहे हैं। उनको घर से निकालना तो आसान होता है, फिर उनको संभालना, इन सबको मद्देनजर रख के हम अपनी तहरीक का रुख बदल रहे हैं और इंशाल्लाह 19-20 के इजलास में हमको फाइनल फैसले करने की तरफ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, उसके साथ जो है वो दोनों जमातें फैसले कर लेंगी। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का, शफी जान साहब का और असलम गौरी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। उन्होंने बड़ी तफसील के साथ अपनी अपनी जो जमातें हैं उनका मौक़िफ़ आपके सामने रखा है। नाज़रीन, ज़ाहिर है कि ये एक बार फिर नज़र आ रहा है कि हुकूमत के खिलाफ एक अलायंस बनता नज़र आ रहा है और वो अलायंस ये दावा करता नजर आ रहा है कि वो सड़कों पर भी अब मुतहरिक नजर आएगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब सड़कें गर्म होने की बातें करते रहे, क्या वो वाकई ही वक्त आन पहुंचा है या उससे पहले बहुत सारे मामलात वैसे ही हल हो जाएंगे? आज के लिए इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।